ओके, देखिए, यू आर एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप जुडिशरी हैं। मैं और मेरा कोई फ्रेंड, इस दोनों में डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है। आप किसका फेवर करेंगे? जो करेक्ट होगा उसी का फेवर करेंगे ना। आप किसके फेवर में अपना जजमेंट सुनाएंगे? तो जो करेक्ट होगा उसी के फेवर में जजमेंट सुनाएंगे। तो यहाँ पे फेडरल में क्या होता है, दो यूनिट होता है, एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है। अगर जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट है तो ये ना तो सेंटर को फेवर करेगा ना स्टेट को फेवर करेगा। ये किसको फेवर करेगा? जो जो करेक्ट होगा। तो ये तो फेडरल फॉर्म को प्रमोट कर रहा है ना, ये तो फेडरल फॉर्म को प्रमोट कर रहा है ना कि उसके लिए दोनों इक्वल है। मतलब जब भी सेंटर और स्टेट आपस में इक्वलिटी शो करेंगे, इट मींस कि इट इज अ फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? फेडरल फॉर्म है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है? लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब स्टेट लेवल तक है, ये सेंट्रल लेवल पे है। बट जब हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी का बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही तरीके का यूनिट प्रोमोट हो रहा है। ये जो सेंटर से निकल के स्टेट तक पहुंच रहा है, सेंटर सॉरी स्टेट से निकल के ये सेंटर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट, दे आर नॉट इक्वल ना। जब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है इक्वलिटी का, तब तो फेडरल फॉर्म होता है। और जब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप इक्वलिटी का ना प्रमोट होके सेंटर को ज्यादा बायस मिलता है, तो उस केस में क्या होता है? सेंटर यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है या फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है? क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा या फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा? जब सेंटर बायस होगा तो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसका यस सर, पार्ट यस होगा? सर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसका पार्ट होगा? फेडरल फॉर्म को प्रमोट कर रहा है कि यूनिटरी फॉर्म को प्रमोट कर रहा है? फेडरल सर। फेडरल फॉर्म को। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी किसको प्रमोट कर रहा है? यूनियन को सर। यस, यूनिटरी। यस, यूनिटरी फॉर्म को। तभी तो आपस में सेंटर इज इक्वल टू स्टेट किसी को फेवर नहीं किया जा रहा है, विच इज करेक्ट उसी को फेवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था इमरजेंसी इम्पोजिशन। अब इमरजेंसी रूल जब लगता है तो क्या होता है? यहाँ पे सेंटर को प्रिवेल कर रहा होता है तो यूनिटरी फॉर्म हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही बनता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड थर्ड आपको पता है कि नहीं पता है? अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटर के पास उस समय ओवरऑल पावर होता है, तो वो उसके पास पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड किसी भी मैटर पे लॉ बना सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इनकरेक्ट तो ऑब्वियस सी बात पता चली है कि सी इनकरेक्ट होगा। आर्टिकल 301 to 307 in part 12, it's not 12, it's part 13 of the constitution that deals with the trade, commerce and intercourse within the territory of India। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि सी इनकरेक्ट और आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्ट। ओके, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? इट इज हेडेड बाय whom?
होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। फिर 1 and 3 आंसर कैसे आ रहा है इमरान? ये कैसे आ रहा है? तो 1 तो गलत है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। नो, इट इज द होम मिनिस्टर हु इज द चेयरमैन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ये 5 जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ये एस्टैब्लिश किया गया था, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नो सर। सिक्किम नहीं था उनमें। नहीं, ये बोल रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइडेड फॉर द 5 जोनल काउंसिल इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। सर इंक्लूडिंग नहीं, अगर इंक्लूडिंग नहीं होगा तो फिर ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को सेटअप कब किया गया था? 1970 अलग से अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। और ये मैंने करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को 71 में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग बोल रहा है और सिक्किम इज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। यस सर। यस, तो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में कराया है। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल कितने कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? सर 7 सिस्टर्स और प्लस सिक्किम। यस, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो ये करेक्ट आंसर इसका C3 ओनली। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? It is mentioned under Article 355. 355 में क्या mentioned है? To protect every state against external aggression as well as internal disturbance. दोनों। And to ensure that the state government is carried on accordance with the provision of the Constitution. तो ये आर्टिकल 355 हो गया आपका। ये बताइए 14 का आंसर क्या होगा? अच्छा ये बताइए आर्टिकल 304 कैपिटल बी क्या है? आर्टिकल 304 कैपिटल बी क्या है? नहीं पता? याद रख लीजिए, ऐसा सिर्फ 2 ही आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना
उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा? आर्टिकल 3 एंड प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 304 कैपिटल बी। आर्टिकल 3 सबको पता है क्या है? आर्टिकल 3 क्या है? alter, change, or obsolete, अरे or in utility. टेल मी व्हाट इज The formation of new Article states, 3. clarification of area boundaries, name of existing states. Hey, it empowered the parliament to make laws relating to the formation of new states Alter and the name. altering Alteration the of existing area. states। किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्री को चेंज करना, ऑल्टर करना और न्यू स्टेट्स को फॉर्म करना, ये किसका पावर होता है? किसमें Name मेंशन है? अंडर आर्टिकल 3। तो कोई भी बिल इस चीज से रिलेटेड या ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द स्टेट, इस चीज से रिलेटेड, इस दोनों आर्टिकल को बोलते हैं। ये आर्टिकल 3 हो गया और आर्टिकल 304 कैपिटल बी हो गया, यही तो है। इट रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्रीवियस रिकमेंडेशन, प्रीवियस सैंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। द बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज करेक्ट। सिर्फ दो ही आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 304 कैपिटल बी। The power to make law with respect to the residuary subject is vested in the parliament. Residuary subject क्या होता है? ये residuary subject किसे बोलते हैं? यस सर। सर जो इसमें नहीं किसे होगा, बोलते जो हैं? लिस्ट्स वैसा में नहीं मैटर होगा। जो किसी भी लिस्ट में, 3 लिस्ट में लाई नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। और वो सारा का सारा कहाँ वेस्टेड होता है? तो पार्लियामेंट के पास वेस्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर सी, बोथ 1 and 2। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, इज इट क्लियर? yes, sir. Am I audible? यस सर, यस सर। यस। तो कोई डाउट इसमें? या आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल 12:30 पे वो आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास चलेगी। ओके ओके फाइन, थैंक यू। Thank you, sir.